नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। और चाय पर चर्चा में आज हम शुरुआत करते हैं प्रकृति से जुड़ी खबर के साथ। प्रकृति का सुंदर नजारा हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको लेकर चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां कुदरत ने बर्फ से पूरी घाटी को सजा दिया है। वैसे कश्मीर में हमेशा ही खूबसूरत नजारे नजर आते हैं, लेकिन बर्फबारी के बाद घाटी की खूबसूरती और बढ़ जाती है। जी हां, बर्फ में लिपटी घाटी को देखकर लगता ही है कि किसी ने पेंटिंग कर दी हो। कश्मीर की इस पोस्टर पिक्चर को आप भी देखेंगे तो स्विट्जरलैंड के नजारों को भूल जाएंगे और आपकी जुबान से एक ही बात निकलेगी, ये तो धरती का स्वर्ग है। धरती की इस जन्नत का नजारा बदला बदला सा है। आलम यह है कि हवा में तैरते नर्म मुलायम रेशमी बाहों ने इन वादियों को अपने आगोश में ले लिया है। बेशक बर्फीली फुहारों ने इन फिजाओं में अतरंगी रंग खोल दिया है और इस वक्त पूरी कश्मीर घाटी चांदी सी चमक रही है। गुरेज, श्रीनगर, पुंछ, गुलमर्ग में मौसम कुछ यूं जमा हुआ है। सर्द फिजाओं ने धरती की इस जन्नत की रंगत ही बदल दी है। हर तरफ सफेदी की चमकार है। सोनमर्ग, गुरेज, द्रास, कारगिल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है। गुरुवार रात से ही हो रही हल्की बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में ढकना शुरू कर दिया है। बीती रात कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में एक और ताजा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज और जोजिला के धर्रे पर 2 से 6 इंच तक की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इस बर्फबारी से मौसम में और भी ठंडक आई है और तापमान जो है वो और लुढ़का है। श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान अब 12 डिग्री तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि रात के तापमान में श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के सभी इलाकों में और गिरावट दर्ज हो जाएगी, जो मात्र 2 से 5 डिग्री तक तापमान रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यहां तक कि कुछ पहाड़ी इलाकों में तापमान अब शून्य के करीब पहुंचने लगा है। गुरेज में अभी तक 5 से 6 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है, जिससे बर्फ की मोटी चादर सड़कों पर बिछ गई है। पुंछ और राजौरी को दक्षिण कश्मीर के शोपियां के साथ जोड़ने वाला मुगल रोड एक बार फिर बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। पूरा इलाका झक सफेद नजर आ रहा है। बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से यहाँ की वादियां घिरी हुई हैं। श्रीनगर करगिल हाईवे भी भारी बर्फबारी के साए में घिर गया है, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सड़क पर बिछी बर्फ को हटाने के काम में जुटा है, ताकि सैलानियों और आम लोगों को आवाजाही में कोई तकलीफ न हो। करगिल, द्रास में भी जो है ताजा बर्फबारी हुई है और फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान इसी तरह बादल जो है छाए रहेंगे पूरे कश्मीर में, लेकिन कोई बड़ी बर्फबारी 18 नवंबर तक फिलहाल नहीं होगी। कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि कश्मीर में सर्दी के मौसम ने पूरी तरह दस्तक दी है। पुंछ की तस्वीर भी कश्मीर के दूसरे इलाकों से जुदा नहीं है। यहाँ का जर्रा जर्रा बर्फ की सफेद चादर से ढका है। गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो कश्मीर के इस इलाके में बर्फ की खेती हो रही है। यहाँ भी सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने के लिए स्नो मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है ये बर्फबारी सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। स्थानीय कारोबारियों के लिए ये कुदरत की वो नेमत है जो इनकी जिंदगी में खुशहाली और तरक्की की बहार लाएगी। गुड न्यूज ये है कि इस साल कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड तोड़ सैलानी पहुंचे हैं। अब तक करीब 1 करोड़ 62 लाख सैलानी धरती पर मौजूद जन्नत की सैर कर चुके हैं। उम्मीद है इस बर्फबारी ने घाटी का आकर्षण और बढ़ा दिया है, लिहाजा बर्फबारी के बाद अब यहाँ सैलानियों की बहार आना तय है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कश्मीर की सैर तो आपने कर ली, अब आपको उत्तराखंड और हिमाचल की सैर पर लेकर चलते हैं। कश्मीर की तरह यहां भी बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी से दोनों पहाड़ी इलाकों की सुंदरता में मेरे हिसाब से 8 चांद लग गए हैं। श्वेता, वो तो 8 चांद लग गए हैं, लेकिन जिनको सर्दी जुकाम है वो लोग नहीं जा सकते। जैसे कि नवजोत वो चाय पी सकते हैं गर्मा गर्म, इसलिए हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आपको बता दें कि देखिए, ठंड के मौसम में वैसे भी उत्तराखंड के औली में सैलानियों की भीड़ उमड़ती है, इसलिए ये नजारा सैलानियों के लिए खास हो जाता है। उत्तराखंड की तरह हिमाचल के भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी ने नजारा मनमोहक बना दिया है। देखिए,
ये देवभूमि उत्तराखंड का नजारा है। औली में बर्फबारी का आनंद लेने सैलानी उमड़ पड़े हैं। स्नोफॉल ने यहाँ के कारोबारियों के चेहरे भी खिला दिए। इन्हें सीजन अच्छे कारोबार की उम्मीद है। अब तक औली में 1 से 2 इंच की बर्फबारी हुई है। जाहिर है इस स्नोफॉल ने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए हैं। पिथौरागढ़ का मौसम भी खुशनुमा हो गया है। धूप निकलने से बर्फ से लदे पहाड़ दमक रहे हैं, सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी पिछले 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से धाम और आसपास का मौसम ज्यादा सुहाना हो गया है। हालांकि फिजाओं में ठंडक बढ़ी है, लेकिन सैलानियों में गर्मजोशी बरकरार है। बर्फबारी के बीच बद्री विशाल के दर्शन कर श्रद्धालु बेहद खुश हैं। पहली बार बाबा बद्रीनाथ जी ने हमें मौका दिया अपने दर्शन का, और यहाँ पे काफी आज बर्फबारी हुई है और बहुत आनंद आ रहा है बाबा जी की। यहाँ आकर जो है बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसा जीवन में कभी नहीं सोचा था जैसा दृश्य आज देखने को मिला है। यहाँ पे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे बद्री विशाल में, और बहुत ही सुंदर लगा मेरे को यहाँ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फ की चादर बिछी है। ये झक सफेद पहाड़ सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना है। स्थानीय कारोबारियों को भरोसा है कि ताजा बर्फबारी अच्छे सीजन की शुभ सौगात ला रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो असर मैदानी इलाकों पर भी होता है। लगभग आधा नवंबर गुजर चुका है और ऐसे में सर्दी मैदानों की दहलीज को छू चुकी है। दिल्ली और एनसीआर में सुबह और शाम इसका एहसास होता है, और मेरी आवाज से आपको इसका एहसास हो रहा होगा। बिल्कुल, हमें हो रहा है 2-3 दिनों से। वैसे आपको बता दें, हालांकि अभी दिल्ली वाली सर्दी आनी बाकी है। दिल्ली की सर्दी आपने सुनी होगी, गानों में भी बहुत सुना होगा। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा उत्तर भारत में मौसम करवट बदल रहा है और आने वाले दिनों में यहां पारा लुढ़कने और सर्दी पैर पसारेगी, इसका पहले से ही अंदेशा है। मौसम का यही वो मिजाज है जो पहाड़ों को खास बनाता है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर है और पारा लुढ़ककर माइनस के नीचे जा रहा है। हालांकि पहाड़ ऐसे मौसम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, या कहें पहाड़ों को ऐसे मौसम की आदत होती है। लेकिन पहाड़ों से ठंडक जब मैदानों तक पहुंचती है तो सूरज भी नाकाफी होता है और बस कंबल और रजाइयों का सहारा रहता है। पहाड़ों की सी बर्फ का असर अभी तो नहीं, लेकिन जल्द ही मैदानों में भी दिखने लगेगा। दिल्ली में मौसम का मिजाज ठंडा जरूर हुआ है, लेकिन हवा में घुले धुएं ने थोड़ी बहुत टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि इस बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली का मौसम भी ऐसे ही खुशनुमा रहने वाला है और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी से प्रदूषण का स्तर भी कम होने वाला है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उत्तरी भारत में हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पारा बढ़ा जरूर है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि चूंकि अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जाने की कगार पर है, इसलिए तापमान में भी गिरावट नजर आएगी। आज के तापमान की यदि हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और केरला, इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में 12, 13 और 14 नवंबर को बारिश जरूर होगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं होगी। लेकिन इन क्षेत्रों में बारिश का असर दिल्ली एनसीआर पर जरूर पड़ेगा। AQI भी बेहतर होगा, यानी कि इस वक्त यदि हम बात करें तो इस वक्त AQI जो है वो खराब श्रेणी में है, और यदि बारिश होती है उन क्षेत्रों में तो इससे दिल्ली एनसीआर का जो AQI है वो भी बेहतर होगा और तापमान में थोड़ी सी गिरावट जरूर नजर आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर के तापमान में बहुत तो गिरावट नहीं होगी, लेकिन मौजूदा सामान्य मौसम भी दिल्ली वालों को खुशनुमा एहसास दिलाता रहेगा। 2 WD है ना, 13-14 को जो आ रहा है वो मेनली कश्मीर वैली, हिमाचल में थोड़ा बर्फबारी करेगा। फिर 19-20 को जो आ रहा है वो थोड़ा बढ़ेगा, और इवन पंजाब हरियाणा में भी रेन होगा। 19-20 को वो बूंदाबांदी होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। और तापमान में तो अभी इतना कुछ आ नहीं रहा है इंडिकेशन कि ठंड होगा या ऐसा कुछ नहीं है। और नवंबर रूटीन वेदर है।
तो आहिस्ते आहिस्ते आ रही ठंडक अभी राहत का एहसास दे रही है। मौसम सुबह से शाम तक खुशनुमा बना हुआ है। समस्या प्रदूषण के स्तर को लेकर है, जिसका सॉल्यूशन भी आसपास बरसने वाले बादल लेकर आ रहे हैं। जाहिर है दिल्ली की असल सर्दी दिसंबर के आखिर तक आएगी और तब तक मौसम के इस मिजाज का लुत्फ लीजिए और पहाड़ों पर कुदरत की इस चित्रकारी का मजा लीजिए। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए देखिए, मौसम की बात हो गई, अब मौसम के बीच में चुनावी तैयारी की बात भी कर लेते हैं। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हिमाचल का आखिरी गांव चितकुल भी बर्फबारी की चादर से ढक गया है। कल हिमाचल में वोटिंग है और क्या कुछ होना है श्वेता बताएंगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि मौसम देखिए चुनौती यहां बना हुआ है, लेकिन मतदान कर्मियों के हौसले भी बुलंद है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर चितकुल में मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। चुनाव की शानदार तैयारियां यहां पर की गई है। भारत चीन सीमा पर प्रकृति की गोद में बसा ये हिमाचल प्रदेश का आखिरी गांव चितकुल है। कहने के लिए हिमाचल प्रदेश का आखिरी गांव है। देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी गिरी हुई है, कई इंच की बर्फ है। और इसी बीच में हम लाए हैं आपको मॉडल पुलिस स्टेशन जो कि चितकुल में है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चितकुल में भी भारी बर्फबारी के बीच वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने यहां एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया है। यहाँ पे 400 के करीब वोटर्स हैं और आपको हम ला रहे हैं ये मॉडल पुलिस स्टेशन जो कि बनाया गया है। आप ये जो टेंट देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठेंगे, अगर बैठने की गुंजाइश होगी तो आपको दिखा दें। ये यहाँ पे टीचर्स हैं और ये बूथ नंबर 66 है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ चितकुल और यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेलिंग असेंबली है, पोलिंग स्टेशन है, दूर दराज का इलाका है। इस मॉडल पोलिंग स्टेशन में वोटिंग की तमाम तैयारियां की जा रही हैं ताकि वोटर्स को कोई दिक्कत न हो। तो 12 तारीख को मतदान होगा, तो खासकर वोटर्स को जो है वो ऑन साइट असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर पाए। BLOs, सेक्टर ऑफिसर्स, जितनी पोलिंग पार्टी आज पहुंच रही है यहाँ पर, तो उनका स्टे अरेंजमेंट से लेकर के सारा कुछ कर दिया गया है। तो कोशिश किया जा रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से जो है पोलिंग प्रोसेस को किया जाए। और खास करके जो 80+ वोटर्स, वैसे तो जिन्होंने फॉर्म भरा था 12D भरा था, उनका वोटिंग पहले हो चुका है, पर उसके बावजूद भी जो बचते हैं उनको एक स्पेशल असिस्टेंस दिया जाएगा। यहाँ पर हम चेयर्स लगा करके उनके सिटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पर रखेंगे हम। 11,320 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव की जनसंख्या केवल 650 है। हिमाचल के इस आखिरी गांव में कुल 417 वोटर्स हैं, जिनमें 200 पुरुष और 217 महिलाएं हैं। खास बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ नेता ज्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी यहाँ पिछली बार 77% मतदान हुआ था। इस बार आयोग मतदान इससे भी ज्यादा हो, वोटर्स प्रोत्साहित हो, इसके प्रयास में लगा है। पोलिंग वाले दिन मैडम, ये तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम आजकल वोटर्स जागरूक है और पोलिंग डे पे एक्सपेक्टेशन इस बार हम यही कर रहे हैं कि 80+ हम जो है वोटिंग परसेंटेज को ले जाए, क्योंकि जिला किन्नौर का पिछली बार भी जो है 77% वोटिंग परसेंटेज रहा है और 77%। और वो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूं तो शायद मेरे ख्याल से हिमाचल में हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज रहा है। जहां तक मुद्दे और समस्या की बात है तो लोग यहां मुख्य रूप से रोड कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव में मतदान के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। वोट देना, हम जिसको देना हो उसको देना ही देना है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। राज्य चुनाव आयोग यहां लगातार मतदान के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चला रहा है। वोटिंग के दौरान वोटर्स के लिए तमाम सुविधाएं भी इस पोलिंग स्टेशन में जुटाई जा रही हैं। आखिरी गांव टूरिज्म डेस्टिनेशन होने की वजह से चितकुल का खास ख्याल रखा जा रहा है। चितकुल से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बेंगलुरु एयरपोर्ट का टर्मिनल तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया। ये टर्मिनल भव्य है, सजावट बेहद शानदार है। वैसे आपको बता दें कि बेंगलुरु को केवल नए टर्मिनल की सौगात ही नहीं मिली, वंदे भारत ट्रेन का तोहफा भी मिला है। ये ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई के बीच चलेगी। इसके अलावा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन की भी शुरुआत की गई है।
सुनहरे रंग में सजा ये कोई राजमहल नहीं और न ही किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल की इमारत है। ये तो IT सिटी बेंगलुरु के एयरपोर्ट का नया नवेला टर्मिनल 2 है, जिसमें हिंदुस्तानी वैभव को देखने का मौका मिलेगा। परिचालन शुरू होने से पहले ही US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्री सर्टिफाइड प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया तो दुनिया के सामने इसकी चकाचौंध सामने आई। बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के निर्माण में 5,000 करोड़ की लागत आई है। टर्मिनल 2 का दायरा 2,55,645 वर्ग मीटर है। इसमें 22 कॉन्टैक्ट गेट, 15 बस गेट हैं, तो साथ ही 95 चेक इन सुविधाएं और 17 सिक्योरिटी चेक इन लेन हैं। इसके लाउंज में 5,932 लोगों के बैठने की सुविधा है। टर्मिनल 2 के पहले चरण की क्षमता सालाना 2.5 करोड़ यात्रियों की है, जबकि भविष्य में ये सालाना करीब 5 से 6 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और बेंगलुरु से चेन्नई रवाना किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में शहर के संस्थापक और 16वीं शताब्दी के शासक केम्पेगौड़ा की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण भी किया। केम्पेगौड़ा की इस प्रतिमा का वजन 220 टन है। ये प्रतिमा यहाँ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थापित की गई है। इसमें लगी तलवार का वजन 4 टन है। 23 एकड़ क्षेत्र में इस परियोजना में केम्पेगौड़ा को समर्पित एक हेरिटेज थीम पार्क भी शामिल है। बेंगलुरु यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने रोड शो भी किया और आम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसका इंतजार सबको है। ताजा अपडेट यह है कि एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की एक झलक साफ देखने को मिलेगी। और वाराणसी के घाटों की तर्ज पर एयरपोर्ट की सीढ़ियां बनाई जाएंगी। कला और संस्कृति के नजरिए से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेहद खास होने जा रहा है। बनारस, जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है, बनारस जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, इस शहर को खास बनाने के लिए सबके पास अपनी वजह है। किसी के लिए बनारस प्रेमचंद है तो किसी के लिए बनारस बिस्मिल्लाह खान है, किसी के लिए बनारस बनारसी पान है तो किसी के लिए बनारसी साड़ी, किसी के लिए बनारस जन्म का स्थान है तो किसी के लिए बनारस मुक्ति का द्वार। शिव जी के त्रिशूल पर टिकी इस अलौकिक नगरी की खूबसूरती में चार चांद लगाती है मां गंगा की बहती ये धारा और उस धारे के किनारे बसे ये घाट। अब बनारस में इन्हीं घाटों की झलक आपको नोएडा में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिलेगी। जेवर में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरी क्षमता के साथ चल रहा है। एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। बताया गया है कि टर्मिनल की सीढ़ियों पर वाराणसी के घाटों की झलक दिखेगी और बिल्कुल हवेली की तरह होगी एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स। ये बहुत सोच के डिजाइन किया है कि ये थोड़ा यूपी का कल्चर दिखाए, यूपी की हिस्ट्री दिखाए, बिकॉज बहुत जरूरी है। यूपी हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है और ये जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सिर्फ हम प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर दावा किया गया है कि साल 2024 के अंत से यहां उड़ानें शुरू हो जाएंगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एयरपोर्ट बहुत ही अहम साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के लिहाज से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस वक्त 1000 से ज्यादा मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। स्पीड बिल्कुल सही है। हमारे कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक हमें ये एयरपोर्ट जो 12 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी का है, हमें ये 2024 की एंड तक डिलीवर करना है। तो हम उसके हिसाब से देखा जाए, जो आप स्पीड पूछ रहे हो, हम बिल्कुल ऑन टाइम है उसके लिए। इस भव्य एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
माना जा रहा है कि 2024 के आखिर तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद हर साल 12 मिलियन यात्री यानी एक महीने में लगभग 10 लाख लोग इस एयरपोर्ट के माध्यम से यात्रा करेंगे। तैयारी फुल स्विंग मोड पर चल रही है। उम्मीद आप भी यही करिए कि 2024 के आखिर तक आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर पाएंगे। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ और दिखाते हैं कि ऐसा दफ्तर जो जरा हटके है। ये अलग इस मायने में है क्योंकि इसकी दीवारों में कंक्रीट का नहीं बल्कि मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है और ये अनूठा प्रयोग किया है एक युवा आर्किटेक्ट ने। जी हाँ, वाकई कमाल कर दिया है। लेकिन निर्माण कार्यों में मिट्टी का इस्तेमाल भारत में कोई नई चीज तो बिल्कुल नहीं। गांव में आज भी मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं, घर का आंगन लीपा जाता है, लेकिन शहरों में ये गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। लेकिन शहरों में कंक्रीट के चलन के बीच मिट्टी की दीवारों पर दफ्तर खड़ा कर प्रकृति के करीब रहने का संदेश इस स्टोरी के जरिए दिया जा रहा है। देखिए आप भी। ये एक इको फ्रेंडली ऑफिस की तस्वीरें हैं। लखनऊ में 300 स्क्वायर फीट का ये ऑफिस खास है और इस ऑफिस को बनाया है यहाँ के एक आर्किटेक्ट अनंत कृष्ण ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि लुक में एकदम मॉडर्न दिखने वाले इस ऑफिस के मुख्य हिस्सों जैसे स्टूडियो और लॉबी की दीवारें कंक्रीट की नहीं बल्कि मिट्टी से बनाई गई हैं। ऑफिस देखने में खूबसूरत लगे इसके लिए दीवारों पर हाथ की छाप से एक अलग लुक दिया गया है। ऊंची गुंबददार छतों को कुछ ऐसे तैयार किया गया है कि पूरा वेंटिलेशन हो और अंदर तक रोशनी रहे। ये तो इस ऑफिस के लुक की बात हुई। अब जरा इसका फायदा सुनिए। प्राकृतिक हवा और रोशनी की वजह से इस ऑफिस में ना तो दिन में लाइट जलाने की जरूरत पड़ती है और ना ही एसी की, यानी बिजली का बिल यहाँ एकदम कम आता है। अब अनंत इस आइडिया को घरों के लिए भी यूज में लाना चाहते हैं। वो घर बनाने के मटेरियल में बदलाव करके और घरों की दीवार की डिजाइन को मिट्टी से नया रूप देने का प्लान तैयार कर रहे हैं। अपने इस अनोखे आइडिया को लोगों को दिखाने के लिए ही पहले उन्होंने अपना ये ऑफिस बनाया। अनंत कहते हैं कि मॉडर्न वस्तु और लाइफस्टाइल की वजह से हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और हमें प्रकृति की ओर लौटना ही होगा। जो हम लोग टेक्निक यूज करें या जो हम लोग स्टाइल इस्तेमाल करें वो कहीं ना कहीं झलक दे उस जगह की। तो ये हमेशा से मेरी पूरे डिजाइन में यही अप्रोच रही है किसी भी डिजाइन के प्रोजेक्ट में कि जो जहां पे हम लोग बना रहे हैं वहां को रिफ्लेक्ट कराना जरूरी है, क्योंकि आर्किटेक्चर हर जगह का अपना है और हर जगह की अपनी स्पेशलिटी है। तो आप लाल किले को उठा के आप कश्मीर नहीं पहुंचा सकते, या बोट हाउसेस को आप उठा के महाराष्ट्र नहीं पहुंचा सकते, या त्रिवेंद्रम के स्टोन कट आर्किटेक्चर को उठा के आप लखनऊ नहीं ला सकते, क्योंकि हर जगह की अपनी एक कला है, हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है। तो आर्किटेक्चर का काम रहा है उस खूबसूरती को निखार के रिफ्लेक्ट कराना। मिट्टी की दीवारों से बनाए जाने वाले वातानुकूलित घरों को बनाने में अनंत के साथ कुछ युवा आर्किटेक्ट भी जुड़े हैं जो मानते हैं कि ये प्रयोग बदलाव लाएगा। कोई भी चीज ऐसे आर्टिफिशियली सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगी जो कि एक इनर सेल्फ और एक जो नेचर दे पाती है। तो स्टेइंग क्लोज एंड कनेक्टेड टू नेचर विल ऑलवेज बी गुड, एंड दिस इज समथिंग दैट दिस फर्म फॉलोज एज एन आइडिया व्हेन वी डिजाइन। So this is something I appreciate very much. So one of the reasons why I'm working here. दरअसल शहरों में कंक्रीट के गर्म रोशनी विहीन घरों में फंसे लोगों को वो पुराने दिनों में ले जाना चाहते हैं, ताकि लोगों को बचपन में नानी दादी के घरों वाला वही सुकून मिले जो गर्मियों की छुट्टियों में बचपनों में मिलता था। तो जाहिर है आधुनिक साज सज्जा और पुरानी तकनीक के गठजोड़ से बने ऐसे घर न सिर्फ सुख सुविधाएं पूरी करेंगे बल्कि बचपन में नानी दादी के घर मिलने वाले सुकून को भी जीवंत करेंगे। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात साफ सफाई की कर लेते हैं। देखिए, हमारे गांव और शहर साफ रहे इसके लिए खूब जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर गंदगी दिखाई देती है। सड़क किनारे डस्टबिन होता है लेकिन लोग कूड़ा फेंकने में लापरवाही बरतते हैं।
जी हाँ, देखिए अब इस लापरवाही पर नजर रखने वाला एक डिवाइस लॉन्च कर दिया गया है। ये मशीन तैयार की है बिहार के गया के 3 स्कूली छात्रों ने। अगर किसी ने भी डस्टबिन में कूड़ा नहीं फेंका तो ये मशीन अलार्म बजाएगी। स्वच्छता का अनूठा अलार्म। कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकने वालों को पकड़ेगी मशीन। इधर उधर कचरा फेंका तो डस्टबिन कहेगी प्लीज यूज मी। भारत की इस घनी आबादी में आज भी हम में से ज्यादातर लोग कूड़ेदान होते हुए भी बेखौफ सड़क पर गंदगी फैलाते हैं, लेकिन अब अगर ऐसा किया तो डस्टबिन खुद कहेगा प्लीज यूज मी। दरअसल गया के सरकारी स्कूल के 3 छात्रों ने मिलकर एक अनोखी डिवाइस बनाई है जो लोगों को कूड़ेदान में कचरा डालने को मजबूर कर देगा। हम लोग देखते हैं कि लोग जो है जाने अनजाने में ही कचरे को जो है डस्टबिन के बाहर फेंक देते हैं, जिससे जो है गंदगी फैलती है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने इसके बारे में सोचा था। ये अनोखी डिवाइस उन लोगों की फोटो खींचकर नगर निगम और सोशल मीडिया को भेजेगी जो कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकेंगे, जिससे उन लोगों पर कार्रवाई की जा सकेगी। 10वीं क्लास के आदित्य, अनुराग और सन्नी कुमार ने इस खास डिवाइस को तैयार किया है। सेंसर है, 3 सेंसर है, आर्डिनो है और इसमें बहुत से मैकेनिक टूल है। इसका लाभ ये है कि हमारा वातावरण को स्वच्छ करके रखेगा। जंतुओं जो बाहर गाय वगैरह चलते रहते हैं वो कचरे ना खाएंगे, जिससे और पॉल्यूशन बाहर भी ना हो। 20 मीटर के दायरे में ये मशीन सेंसर के माध्यम से सेंस करेगा कि लोग कूड़ेदान में कचरा फेंक रहे हैं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति बार बार गलती को दोहराते हुए कूड़े को कूड़ेदान से बाहर फेंकेगा तो ये डिवाइस उसे 3 बार चेतावनी देगा और चौथी बार उसको डिटेक्ट कर लेगा। फिर ये डिवाइस उस व्यक्ति की तस्वीर खींचकर नगर निगम के कार्यालय में भेज देगा। साथ ही मशीन कूड़ेदान के बाहर फेंके गए कचरे को उठाकर कूड़ेदान में डाल देगा। इस डिवाइस के जरिए गंदगी कम करने में काफी मदद मिल सकती है। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु के मदुरै, जहां से आई है शानदार तस्वीरें। इन तस्वीरों में आपको भक्ति का रंग देखने को मिलेगा, उमंग की तस्वीर देखने को मिलेगी। मदुरै के मुथुसम्मन मंदिर में सप्परम त्योहार का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इसमें 7 गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। इस त्योहार के लिए लोगों को उत्साह जो था वो देखने के लायक था। इसमें हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए और धूमधाम से इस उत्सव को मनाया गया।